मित्रों, आज मैं आपके साथ जिस पुस्तक की चर्चा करना चाहता हूँ वह पुस्तक है सर अलेक्जेंडर कनिंघम की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 17 भाग 17। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश अधिकारी थे। वो पहले सेना में थे, बाद में पुरातत्व में काम किया, जेम्स प्रिंसेप के साथ काम किया, फिर स्वतंत्र रूप से काम किया, भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षक बने, महानिदेशक भी बने। तो इतिहास में निश्चित रूप से उनका महत्वपूर्ण कार्य है पूरे भारत में। और उस पूरे भारत के अध्ययन के दौरान उन्होंने तत्कालीन सीपी एंड बरार, मध्य प्रांत एंड बरार का भी अध्ययन किया, और उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। कनिंघम जी का जन्म हुआ था 1814 और निधन हुआ था 1897। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने प्रिंसेप के साथ भी काम किया, पहले सेना में थे, बाद में 1872 में भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षक बने और बाद में फिर उसके महानिदेशक भी हुए। उनके बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है उनका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करके उन्होंने लगभग 18-20 भागों में, वॉल्यूम में अपने जो कार्यों को उन्होंने प्रकाशित कराया। ये कार्य लगभग पूरे भारत के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सभी क्षेत्रों में के हैं। तो मानना पड़ेगा कि भाई 1850 से लेकर 1920 का ये जो अर्ध शताब्दी था, उसमें उन्होंने तत्कालीन सुविधाओं के अनुसार इतना बड़ा काम किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। उनके कार्यों में निश्चित रूप से मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र और तत्कालीन छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का भी बहुत सारे कार्यों का उल्लेख है और अध्ययन है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारा भोरमदेव क्षेत्र है, हम उसमें ही आज चर्चा करेंगे। तो भोरमदेव और उस क्षेत्र का चर्चा उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 17 में, जो 1881-82 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने इस क्षेत्र के कुछ स्थानों का सर्वेक्षण किया था, जो उनकी इस वॉल्यूम 17 में प्रकाशित है। ये क्षेत्र कौन कौन थे जो वॉल्यूम 17 में प्रकाशित है? तो ये देखिए, डोंगरगढ़, दुर्ग या शिवदुर्ग, देवबलौदा, राजिम, आरंग, नवागांव, सिरपुर या आसरीपुर, कुनवादा, सिमगा, कमरदा, भोरमदेव यानी सहसपुर, कंकाली, इन क्षेत्रों का इन्होंने दौरा किया। इन सभी क्षेत्रों का आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम भोरमदेव और कवर्धा से संबंधित जो जिक्र है उन्हीं की बात करेंगे। देखो, इसकी भूमिका में इन्होंने लिखा है कि इन द प्रेजेंट वॉल्यूम आई हैव गिवन एन अकाउंट ऑफ माई टूर इन सेंट्रल प्रोविंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन इन 1881 में उन्होंने दौरा किया था। माई चीफ ऑब्जेक्ट वाज टू एक्सप्लोर द ओल्ड सिटीज ऑफ राजिम, आरंग एंड सिरपुर। यानी इनका मुख्य ध्येय था राजिम, आरंग और सिरपुर, जो पुरातत्व दृष्टि से काफ़ी प्राचीन और समृद्ध हैं, उनको एक्सप्लोर करना। एंड टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ देयर एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। राजिम एंड सिरपुर आर बोथ सिचुएटेड ऑन द ईस्ट और राइट बैंक ऑफ द महानदी रिवर एट द डिस्टेंस ऑफ 40 miles apart, while Arang situated just half away between them, but on the opposite bank of the river. तो इन्होंने राजिम, आरंग और सिरपुर का मुख्य इनका ध्येय था, लेकिन उसी संदर्भ में इनके ध्यान में भोरमदेव भी था। तो ये भोरमदेव भी आए, उसके बारे में लिखते हैं।
I paid a visit to the great temple of बोरम देव, ये BORAM बोरम, DO बोरम देव लिखते हैं। बताया ना, बोरम भात स्वघोष महाप्राण ध्वनि की अंग्रेजी में दिक्कत है, संभवतः इसी कारण इन्होंने बोरम को बोरम लिखा है, या हो सकता है बोरम भी कहा जाता हो। इन अ सिकुलेटेड वैली एट द फुट ऑफ द मैकल हिल्स नियर कमरदा, देखो एक यहाँ कमरदा लिखा है, KAMARDA, तो कहीं पे W का भी प्रयोग किया है, तो धा नहीं लिख के दा लिखा है, तो फिर वही सघोष महाप्राण वाली बात भी हो सकती है, या कमरदा भी कहा जाता रहा, दोनों बातें हो सकती है। I was induced to go there by the general belief that this was a Gond temple dedicated to the वार्षिक ऑफ नाग की। ये उस समय जो धारणाएं प्रचलित थी कि गोंड टेम्पल है डेडिकेट टू द वार्षिक ऑफ नाग किंग, नाग राजाओं की जो पूजा करने वाले देवता, यानी गोंडों की देवता बोरम देव, ये प्रचलित धारणा थी, उन्हीं से प्रभावित होकर कनिंघम वहाँ गए थे, ऐसा वो लिख रहे हैं। आई फाउंड हाउएवर दैट इट वाज रियली टेम्पल ऑफ विष्णु, लेकिन कनिंघम कहते हैं कि मैंने पाया कि यह तो मंदिर है तो वो तो विष्णु का है। अब ये मंदिर वाकई विष्णु का है या नहीं है, ये हमने बाद भी अन्य जगह में इसका चर्चा किया है, और बाद के शोधार्थियों ने माना है कि भाई वो मुख्यतः शिव मंदिर ही है। उसके कई कारण बताए हैं, क्योंकि गर्भगृह सांधार है, उत्तर की ओर पानी निकासी के लिए प्रणालिका है, द्वार शाखाओं में शिव परिवार की मूर्तियाँ हैं, तो बहुत से ऐसे कारण हैं जो बताते हैं कि वो मुख्यतः शिव मंदिर है, लेकिन कनिंघम जी उनको विष्णु मंदिर मानते। एंड दैट द गोंड हैड नथिंग व्हाट एवर टू डू विथ इट सेव द इम्पोजिशन ऑफ इट प्रेजेंट वर्नाकुलर नेम बोरम देव और द ग्रेट गॉड। आई वॉज वेल रिपेड हाउएवर for my journey, as the temple is one of the finest building in central provinces, both in size and richness of ornament। अब देखिए कनिंघम ने तो ये बात ठीक कह रहे हैं कि गोंड का प्रभाव हुआ है। ये गोंड का प्रभाव कब हुआ? हम ऐसा मानते हैं कि फड़ी नागवंशियों के पतन के बाद, जो संभवतः 1500 के बाद ही हुआ होगा, क्योंकि 1349 कमरों महल अभिलेख तक तो बहुत अच्छी स्थिति में है। बाद में 100 साल और भी मान लें तो गोंडों का प्रभाव, जैसे फड़ी नागवंशियों के पतन के बाद गढ़ा मंडला का राजाओं के इस क्षेत्र में, बोरमदेव क्षेत्र में, चौरागढ़ क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। उसी समय हम देखते हैं कि अभिलेखों में विक्रम संवत का प्रयोग शुरू हो जाता है और ततीस्तंभ बहुतायत में मिलते हैं, तो उस समय ठीक है गोंडों के प्रभाव में आया और ये नाम बोरम देव पड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसको कनिंघम आगे लिखते हैं कि विष्णु मंदिर को गोंडों ने शिव मंदिर में परिवर्तित कर दिया। तो ये बातें संदिग्ध हैं और इसमें बहस हैं, पक्ष विपक्ष में तर्क हैं। हाँ, कनिंघम इस बात से बहुत खुश है कि बहुत बोथ इन साइज एंड रिच, यानी ये साइज में भी बहुत अच्छा है और ऑर्नामेंट भी इस मंदिर का बहुत अच्छा है करके कनिंघम खुश हुए थे बोरमदेव मंदिर आकर। देखिए कमरदा के बारे में क्या लिखते हैं इसमें। कमरदा इज द हेड क्वार्टर ऑफ राजगोंड चीफ ऑफ ओल्ड फैमिली। तब तक महाबली सी 1751 में कमरदा रियासत की स्थापना हो गई थी, तो ये उन्हीं के जिक्र करते हैं, उन्हीं के परिवार के जो 1880 में जो रहे होंगे। इट इज़ प्रेजेंटली सिचुएटेड ऑन द संकरी रिवर नियर द फुट ऑफ द साले टेकरी रेंज ऑफ हिल। ठीक है, सकरी नदी के किनारे हैं, कहा था साले टेकरी हिल, जो सरोदा के पीछे तरफ जो MP बॉर्डर बालाघाट एरिया है, वहाँ पर क्षेत्र को साले टेकरी हिल्स कहते हैं। अबाउट 60 मील टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ रायपुर एंड 65 और 70 मील टू द वेस्ट ऑफ बिलासपुर। ठीक है, द टाउन इज लार्ज एंड
The town is large one for this part of the country and is said to be still increasing. बढ़ ही रहा है. The name of the Sankri river is said to be mentioned in the great inscription of Mandwa at Dulhadev temple near the Bodham Dev. कनिंघम जी इस बात को जान रहे हैं कि मड़वा महल अभिलेख में संकरी नदी का जिक्र हुआ है, इसको यहाँ लिखा. लेकिन आश्चर्यजनक है कि कनिंघम ने उस अभिलेख को पढ़ा क्यों नहीं, और उन्होंने कह दिया कि अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है. हाँ, उनमें क्या बातें हैं ये उन्होंने सुनी थी, क्योंकि कनिंघम स्वयं कई अभिलेखों को पढ़ते थे, उनमें क्षमता थी, तो इन कारणों से वो मड़वा महल अभिलेख का पाठ प्रस्तुत नहीं किए. ये हमको थोड़ा आश्चर्य में लगता है. There is a modern temple dedicated to the Ramchandra, which possesses many remains of the architecture and sculpture of some temple for former. ये रामचंद्र मंदिर जो है कवर्धा की कह रहे हैं, जिसको हम बड़े मंदिर के सामने निकल पाते छोटे मंदिर, उस छोटे मंदिर में अवश्य इन्होंने गए थे कनिंघम, और वहाँ वो संभवतः बड़े मंदिर के निर्माण के आसपास ही, यानी 1800 से कुछ आगे पीछे के आसपास का ही वो मंदिर जान पड़ता है. ऐसा बताया जाता है कि कवर्धा के दीवान फैमिली ने उसको बनाया था. ये जो खैर जो भी हो, लेकिन उस मंदिर की खासियत है कि वहाँ पचराही क्षेत्र के काफ़ी स्थापत्य खंड, सती स्तंभ, द्वार चौखट उस मंदिर में जड़ा गया है. वो इसलिए वो पुरातात्विक दृष्टि से इस मंदिर का बहुत महत्व है. लेकिन वर्तमान में उन स्तंभों और संरचनाओं में काला पेंट कर देने के कारण उसमें अभिलेख है, उसकी सौंदर्यता थोड़ी दब सी गई है, और जो व्यक्ति जानकार ना हो उसको ये पता भी नहीं चल पाएगा कि वो पुराना है कि नहीं है. फिलहाल वो उसका जिक्र यहाँ कनिंघम कर रहे हैं. There are several fine old pillars and bases with several gems on doorways, ornamented with twisted snakes carved upon them like those at the राजीम and other. जैसे राजीम में स्तंभों में सर पर लिपटा हुआ नाग है, वैसे वहाँ पर भी है छोटे मंदिर में जो पचराही क्षेत्र से लाया गया एक पिल्लर, उसमें भी आप देख सकते हैं. There is also loose slab with 13 lines of much was. एक 13 लाइन का अभिलेख भी है, बता रहे हैं, जो इतना घिसा जा चुका है कि पढ़ा नहीं जा सकता. अभी वो भी अभिलेख वहाँ होगा, लेकिन चूँकि हमने कहा कि पेंट कर दिया गया है इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ते. अब आगे लिखते हैं ये बोरम देव यानी भोरम देव के बारे में. द ग्रेट टेम्पल ऑफ बोरम देव और बोरम देव इज mentioned in the gazetteer of the central provinces as the being probably the most ancient building of the Chhattisgarh district. That is the date increased on the tablet can be relied on. This date was read as somewhat 160, which could not of course refer to the era Vikramaditya as the writer of the article supposed, when he gave it equivalent to AD 1030. देखिए भोरम देव का उल्लेख गजेटियर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस जो 1859 में आया था, द्वितीय संस्करण 1870, उसमें भोरम देव का जिक्र है, चार्ल्स ग्रांट का वो गजेटियर. लेकिन उस गजेटियर में एक दिक्कत हो गई है कि दक्षिणी दीवार का अब जो अभिलेख है उसमें संवत जो 1608 है उसको उसमें 160 पढ़ लिया गया है. 1608 को यानी 8 का जिक्र आनकर छूट गया है. चार्ल्स ग्रांट के पास जो कॉपी पहुंची थी उसके हिसाब से उसको 108 मान लिया गया. उसको सब हम संवत माने तो एक और ईस्वी में बदलते हैं तो 103 ईस्वी, तो इसलिए 103 ईस्वी यानी बहुत प्राचीन मंदिर ठहर जाती है छत्तीसगढ़ से. तो इसलिए इसे बहुत प्राचीन मंदिर माना जाता था तत्कालीन समय तक. और कनिंघम भी यही सोच के आते कि इतना प्राचीन मंदिर है, देखा है. लेकिन जब वो आते हैं तो देखते हैं कि उनको पहली नज़र में समझ में आ जाता है कि भाई ये तो अभिलेख गलत पढ़ा गया है, ये तो 1608 है, यानी सेंट्रल चार्ल्स ग्रांट के गजेटियर में गलत उद्धरण हुआ है, जो भी सूचना उनको दी गई थी वो गलत थी. अब कनिंघम इस बात को भी बताते हैं चूँकि जेम्सकिंस ने 1825 में जब इसको 1609 8 को 1609 यानी एकदम करीब 1609 जब बता दिया, तो उसके बावजूद भी ये गलती चार्ल्स ग्रांट से नहीं होनी चाहिए थी. इस बात को यहाँ उन्होंने जिक्र किया है.
फिर आगे कहते हैं द टेम्पल हाउएवर इज वेरी फाइन ओल्ड बिल्डिंग एंड आई एम ग्लेड दैट आई वॉज इंड्यूस्ड टू विजिट इट। यानी मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस मंदिर में आया आ सका। फिर आगे लिखते द टेम्पल ऑफ बोधमदेव इज सिचुएटेड अ स्मॉल सर्कुलर वैली इन द मैकल रेंज ऑफ हिल्स नियर द विलेज ऑफ छपरी। छपरी के किनारे मैकल रेडी है, ठीक है। 11 मील्स टू द ईस्ट ऑफ द टाउन कंवर्धा। भाई कंवर्धा या कमरदा ये लिखते हैं एज इट इज रिटन इन द मैप में ऐसा लिखा है इन्होंने कहा। द वैली इज अबाउट 1 माइल इन diameter with 2 narrow openings on the east which are covered by large low ridge standing out about a quarter of a mile from the foot of the range। ये पहाड़ों के बीच 2 रास्ते दर्रे हैं जाने का, उसको बता रहा है। The village of Chapri lies in the southern gap behind the ridge। The Bodhamdev temple stands at the western end of a long embankment which forms a large lake at the north side of the valley। बोधमदेव के मंदिर के उत्तर तरफ एक बड़ा तालाब है, उसको बता रहे हैं, स्थिति को बताया। दिस टेम्पल ऑफ बोधमदेव इज ऑफन क्वेटेड एज द प्रूफ द एंटिक्विटी ऑफ द गोंड रूल इन छत्तीसगढ़। अब इसको इनके पहले तक, कन्निंगम के पहले तक छत्तीसगढ़ में गोंडों की सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता था। कानड़ भाई संवत 1660 को 160 पढ़ लिया गया था। अब कन्निंगम बताते हैं कि भाई ये तो गलत था, मिस रीडिंग के कारण हुआ है, फिर उसको खारिज कर देते हैं। लेकिन कन्निंगम कहते हैं कि ये मंदिर में बाद में गोंडों का आधिपत्य हुआ, यदि फड़ीनंग वंशियों के पतन के बाद, और ये वक्रता विष्णु मंदिर था और गोंडों ने उसको विष्णु के मूर्ति को हटा के मंडप में रख दिया और वहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर दिया होगा, ऐसा कन्निंगम जी अनुमान लगाते हैं। इसी बात को यहाँ उन्होंने लिखा है। उसी को देखो क्या लिखते हैं, द टेम्पल वॉज सर्टेनली नॉट डेडिकेटेड टू द गोंड deity बोधमदेव बट टू विष्णु whose image is placed over the middle of the 3 entrance। It is said the figure of the snake god is only image inside the temple। उन्होंने ऐसे भी सुना था कहीं से कि भाई मंदिर अंदर केवल स्नेक गार्ड है, यानी जो पंचमुखी जो नाग की मूर्ति अभी भी है वही बस है, ऐसे सुना था। लेकिन जब स्वयं कन्निंगम वहाँ गया तो देखा स्थिति नहीं थी, वहाँ तो राजपुरुष की मूर्ति भी है, पुरोहित की भी मूर्ति है, शिवलिंग भी है। बट दिस वॉज नॉट केस एट द टाइम ऑफ माई विजिट। आज भी वैसी है। एज देयर वॉज अ लार्ज फिगर ऑफ बियर्ड मैन सिटिंग विद ज्वाइंट हैंड which I take to the image of the Raja's religious advisor। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति हाथ जोड़े है, उनको वो कहते हैं कि योगी की मूर्ति है, राजा की रिलीजियस एडवाइजर। देखिए 2 मूर्ति है, गर्भगृह में भी एक मूर्ति है जो पुरोहित की है और एक मंडप में दाएं साइड में हाथ जोड़े योगी की मूर्ति है अभी, लेकिन वो भी इट इज 2 feet 7 inches height, 1 foot 11 inches broad and has 3 inscription on the pedestal। 3 अभिलेख है, यानी ये मंडप वाली योगी की मूर्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन पुरोहित की मूर्ति गर्भगृह में भी है। द लोअर मोस्ट बियर्स द डेट ऑफ संवत 840 ड्यूरिंग द रीन ऑफ श्री गोपाल देव। में लिखा है संवत 840 राणा गोपाल देव, यानी यह मूर्ति जाहिर है संवत 840 में बनी रही होगी। अभी संवत 840 को हम कलचूरी संवत मानते हैं, 248 में, जिस हिसाब से 1088 89 ईस्वी में के ठहरता है। और यही कारण है कि गोपाल देव को मंदिर निर्माता की संभावना सर्वाधिक महत्व उन्हीं को प्रदान किया जाता है। इट इज मच लार्जर स्कल्पचर देन द नाग एंड also much better executed। अच्छी स्थिति में। on the pedestal of this figure there is a raja on horseback with an attendant behind carrying an umbrella and a female offering food the horse। अब इसे आप योगी की मूर्ति में देखें तो उसके पाद तल में एक राजा घोड़ा में बैठा है, उसके पीछे एक परिचारिका छत से लिए खड़ा हुआ है और एक स्त्री घोड़े को कुछ चारा दे रही है, खिला रही। तो कन्निंगम कहते हैं, जो हमको भी सही लगता है, कि ये राजा की जो मंदिर का निर्माता
राजा होना चाहिए। और जो हाथ जोड़े हुए व्यक्ति है, जो जिसके बड़ा सा है योगी, उनको उन्होंने योगी कहा। टू द राइट इज अ जोगी सीटेड विद हिज नीज बाउंड। राइट में जोगी की छोटी प्रतिरूप भी है, बड़ा तो है ही है। द हार्समैन आई टेक टू बी द फाउंडर ऑफ द टेम्पल। देखो इन्होंने हाथ, जो हार्स में बैठे हैं उनको राजा का, फाउंडर ऑफ द टेम्पल। एंड द जोगी इज प्रोबेबली द नेम द सेम एज द लार्ज बियर्ड फिगर। यानी राइट में नीचे में जो छोटा योगी है, वो बड़ी जो योगी की मूर्ति है, वो दोनों एक ही व्यक्ति है। द एक्चुअल बिल्डर ऑफ द टेम्पल वुड सीम टू हैव बीन लक्ष्मण देव राय। लेकिन देखिए यहाँ पर बात आती है, और परीक्षाओं में और किताबों में इसको भी यूपीएससी में भी पूछा गया कि कनिंघम जी क्या कहते हैं कि द एक्चुअल बिल्डर ऑफ द टेम्पल वुड सीम टू हैव बीन लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव होना चाहिए, क्यों? टुगेदर विद द सन राम राय एंड हिज क्वीन ढाला देवी, सुधा देवी, राजा देवी, पद्मा देवी, शीला देवी एंड पाला देवी। क्योंकि उसी योगी की मूर्ति में ऊपर में लक्ष्मण देव राय, उनके पुत्र राम राय और उनकी पुत्री अथवा रानियाँ, क्योंकि देवी शब्द के पेड़ ढाला देवी, सुधा देवी, राजा देवी, पद्मा देवी, शीला देवी, उन्हीं सब का नाम इसमें अंकित है। हालांकि नीचे गोपाल देवी है, ऊपर में लक्ष्मण। तो कनिंघम कहते कि लक्ष्मण देव उनके निर्माता रहे होंगे, लेकिन हमने अलग से अभी उस बात के हमने लिखा है और चर्चा भी की है कि लक्ष्मण देव मड़वा महाभिलेख में 23वें नंबर के राजा हैं। यानी रामचंद्र जो 1349 में वर्तमान थे उनके पिता, तो यदि रामचंद्र 1349 में थे तो लक्ष्मण देव, यदि वही लक्ष्मण देव हैं तो 1300 के बाद होना चाहिए। लेकिन मंदिर का जो स्थापत्य शैली है वो 11वीं-12वीं शताब्दी का ही जान पड़ता है, इसलिए गोपाल देव का संवत 840 कलचुरी संवत है तो 1000 है, तो वो ज़्यादा से टिक बैठते हैं। छठे शासक गोपाल देव, ना कि 23वें शासक लक्ष्मण देव। लेकिन कनिंघम जी लक्ष्मण देव को ही अधिक महत्व प्रदान करते हैं। द रियल स्ट्रक्चर डेट बिलोंग टू द टेम्पल इज नाउ स्टैंडिंग अंडर द ट्री फ्यू पेसेस टू द ईस्टवर्ड। अब ये कहते हैं कि जो वास्तविक मूर्ति जो गर्भगृह में पहले रही होगी, यानी विष्णु की मूर्ति, अब वो बाहर रखी हुई है। इट इज द लार्ज ग्रुप ऑफ विष्णु एंड लक्ष्मी सिटिंग ऑन गरुड़। यानी गरुड़ासीन लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को बहुत, नो डाउट भोरमदेव में लक्ष्मी नारायण की अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं। कनिंघम के समय वो जाहिर है ग्राउंड में रहे होंगे अव्यवस्थित रूप से। वर्तमान में संग्रहालय में है, 1-2 रायपुर वगैरह भी और खैरागढ़ भी ले जा चुके। तो उन्हीं में से किसी एक को कनिंघम कह रहे हैं कि ये रहा होगा वास्तविक गर्भगृह, जिनको बाद में गवर्णों के अधिपत्य के समय बाहर ला दिए गए। विष्णु हैज द यूजुअल 4 आर्म होल्डिंग द क्लब सेल एंड डिस्कस। उनके आयुधों के बारे में बता रहे हैं। द स्कल्पचर इज 3 feet 9 inch हाई एंड 2 feet ब्रॉड। As Vishnu is represented with his wife, the temple must have been dedicated to Lakshmi Narayan. लक्ष्मी नारायण का मंदिर होना चाहिए कहते हैं। Under the same tree there is a second group of Vishnu and Lakshmi, 142 inches high and 1। ठीक है, और भी वहाँ कहीं रहे हैं, आज भी हैं। द डेट ऑफ संवत 840, उसी को बता दिया मैं कि वो 248 में जज करेंगे तो 1089 आ जाएगा। अब आगे वो कहते हैं कि बट दिस कैन हार्डली बी द डेट ऑफ द टेम्पल अनलेस द रिकॉर्ड ऑफ द execution मगध ध्वज जोगी 700 which is carved on the one of the gem can be referred to the some later era than that of Chedi, which would make it the equivalent to AD 949। देखिए दक्षिणी दीवार अभिलेख के दाएं तरफ दक्षिणी प्रवेश द्वार जो है मंडप में एक जोगी मगध ध्वज 700 करके अभिलेख है। जोगी मगध ध्वज 700 भी क्या है के बारे में हमको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, अलग से अभिलेख मिली, क्योंकि ये जोगी मगध ध्वज 700 करके छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर भी बहुत जगह मंदिरों में, मूर्तियों में, विष्णु मूर्तियों में, शिव मूर्तियों में दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति एक
संत थे और 700 संभवतः कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह, शुभ चिन्ह अथवा उनके शिष्यों की संख्या आदि हो सकती है। और जोगीमठ ध्वज के बारे में सर्वाधिक स्वीकृत या चर्चित अनुमान यह है कि वो जाजल देव के समय रतनपुर में मठ के मठाधीश रहे होंगे और वो भ्रमण करते थे और जहाँ पर भी जाते थे अपना नाम अंकित करा देते थे। ये मत अधिक मान्य है और कई जगह वहाँ मठ होने और कलचुरी राजाओं के दिग्नाम गुरुओं के नाम आते हैं। हालांकि मैं मगरध्वज ध्वज नाम का कोई गुरु कलचुरियों के किसी भी लेख में अभी तक नहीं देख पाया। अब कनिंघम कहते हैं कि यदि भाई इसको हम 700 हो और इसको कलचुरी मानते हैं तो 949, तो उतना पुराना तो हो नहीं सकता ये मंदिर, ये स्थापत्य से पता चला। तो कई सोचते हैं हो सकता है कि ये हर्षवर्धन के समय का कोई संवत हो, तो हर्ष के काल को जोड़ के 7-6-1300 ऐसा जोड़ने का भी प्रयास करते हैं तो भी फिट नहीं बैठते। यदि संवत माने तो 783 इतना पुराने। तो कुल मिला के इसको उन्होंने कनिंघम ने स्वयं अस्वीकार किया है कि ऐसा संभव नहीं हो पाता, इसलिए वो हम संवत 700 ऐसा कोई सन मानना कठिन है। बट वाट एवर मे बी द डेट ऑफ बोधादेव टेम्पल, वेदर इट बी assigned to the 10th and 11th or 12th century, it is certain that its founder must have been both wealthy and powerful। ठीक है, 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी का ही हो सकता है। कनिंघम कहते हैं कि इसका निर्माता शक्तिशाली और धनी होना चाहिए। स्वाभाविक है, जिन्होंने इतना भव्य मंदिर बनाया है पर्याप्त धन खर्च किया होगा, और पर्याप्त धन तभी होगा जब वो सक्षम राजा रहा होगा। As it is one of the most richly decorated temple that I have seen। कनिंघम तो यहाँ तक कह देते हैं कि मैंने जितने मंदिर देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईली रिच